नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुगंध शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आइकन्स ऑफ भारत, योग्य भारत, सफल भारत। हर हफ्ते हम आपको मिलवाते हैं भारत के कोने कोने से आए आइकन्स से। ये वो लोग हैं जिन्होंने खेती या उद्योग शुरू करने की हिम्मत की, जद्दोजहद की और उसमें सफल हो गए। फ्रीडम ऐप और एनडीटीवी इंडिया की ये प्रस्तुति आइकन्स ऑफ भारत एक प्रयास है घर पर बैठे उन लोगों को प्रेरणा देने का जो ये सोचते हैं कि कैसे अपने कौशल को, अपनी स्किल को एक सफल उद्योग में तब्दील करें। हर एपिसोड में हम आपको ऐसे प्रेरणा भरे आइकन्स की कहानी सुनाते हैं। हर एपिसोड में हम चुनेंगे एक श्रेष्ठ आइकन और फिर सारे श्रेष्ठ आइकन्स में से अंत में चुना जाएगा एक सर्वश्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ आइकन चुनने में हमारी जूरी हमारी मदद करेगी। चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ आइकन्स ऑफ भारत के जूरी मेंबर्स से। हमारे पहले जूरी मेंबर हैं सुपर 30 प्रोग्राम के देश के चहीते आनंद कुमार जी। हमारे दूसरे जूरी मेंबर हैं MBA चाय वाला यानी कि प्रफुल्ल बेल्लोरे जी। हमारी तीसरी जूरी मेंबर हैं स्टे हंग्री स्टे फुलिश की ऑथर रश्मि बंसल जी। हमारे चौथे जूरी मेंबर हैं श्री श्रीकांत शास्त्री, जिन्हें हम बुलाते हैं मेंटर ऑन अ मिशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शो पे। तो आज मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ये जो शो है हमारा आइकन्स ऑफ भारत, जिसमें हम इतनी प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं, क्या ये कुछ बदलाव लाएगा? एकदम लाएगा। जिस तरह से महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो रहा है, इसको देख के दूसरी महिला भी प्रेरित होगी। कई महिलाओं ने तो इतना अद्भुत कार्य किया है कि छोटे से ज़मीन में बहुत खेती करके या हनी का काम करके, लघु उद्योग करके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए जो ज़रूर प्रेरणा के स्रोत बनेंगे और भी देश की महिलाएं मुख्य धारा में आकर जुड़कर अच्छा काम करेंगी। ऑब्वियसली मतलब मैं जब भी किसी अनजान व्यक्ति से पूछता हूँ, वो मुझे तारीफ करता है मेरी, तो वो बोलता है हमें तो पता ही नहीं था ऐसे होता है, अरे नहीं तो हम भी कर लेते। तो जब तक उन्हें पहली आइस ब्रेकिंग नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं आएगी, जागृति नहीं आएगी, वो सोचेंगे भी नहीं। तो इस शो के माध्यम से जो जागरूकता पहुंचेगी मार्केट में, समाज में, देश के कोनों कोनों में, तो ऑब्वियसली नंबर बढ़ेगा और महिलाओं में इतना अच्छा काम कर सकती है। ऑब्वियसली इस शो के माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। इस शो पे हम बार बार संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि महिलाओं का संघर्ष थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर वो एक तरफ अपना बिजनेस देख रही हैं तो घर का भी सब उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो थोड़ा सा कोऑपरेशन सभी का चाहिए और मेरे ख्याल ये जब साथ में परिवार ये शो देखेगा तो वो समझेंगे कि मिलजुल कर हम बहुत कुछ कर सकते हैं और महिलाओं का उनको आगे बढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और ये भी नहीं कि ज़रूरी है कि आप 25 की उम्र में करो, आपके बड़े बच्चे हो गए हैं उसके बाद भी इवन 50 की उम्र में आप शुरू कर सकते हो, तो ज़रूर लोगों को प्रेरणा मिलेगी। कुछ साल पहले दिल्ली के एक रीसेटलमेंट कॉलोनी में मैं कुछ काम कर रहा था। वहाँ पे हम लोगों को स्किल और जॉब्स दोनों प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन मैं चौंक गया ये देखकर कि जॉब्स प्रोवाइड करते हुए भी वो लोग नहीं लेना चाहते थे। तो मैंने थोड़ा प्रोब किया उसमें, मुझे ये पता लगा और मुझे ये सुनने में आया कि आप हमें घर के पास कुछ काम दिलाइए तो हम बड़ी खुशी से करेंगे। 2 या 3 बस बदल कर 10, 15, 20 किलोमीटर हम लोग नहीं जाना चाहते, मतलब वो टाइम बेकार का है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि इस शो में हम लोग जो भी चीज़ें दिखा रहे हैं वो घर पे बैठ के करने वाली बातें हैं, तो इसीलिए बिल्कुल बदलाव आएगा। मैं मानता हूँ कि इससे बहुत रेवोल्यूशन आ जाएगा। बिल्कुल, मैं तो ये हर रोज़ प्रे करती हूँ कि अगर हम किसी एक व्यक्ति को भी प्रेरित कर पाए एक एपिसोड में, तो मुझे लगेगा हमारा मकसद जो है वो पूरा हो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। यदि आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी कहानी यहाँ पर आकर सुनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कीजिए। चलिए अब मिलते हैं आज के पहले आइकन्स ऑफ भारत से। ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स की जोड़ी आई है महाराष्ट्र से। ये करती हैं मशरूम फार्मिंग और अपनी सक्सेस से इन्होंने सबको हैरान कर दिया है। चलिए मिलते हैं तृप्ति भूषण ढकाटे और उनकी पार्टनर स्वाति कुलकर्णी से। नमस्ते, मैं तृप्ति भूषण ढकाटे फ्रॉम क्वालिटी मशरूम फार्म पुणे। शी इज माय बिजनेस पार्टनर। नमस्ते,
मैं स्वाति कुलकर्णी। बहुत से फार्मर जो है वो गेहूं का भूसा पराली जला देते हैं, तो जलाने से तो अच्छा है हम न्यूट्रिशियस मशरूम क्यों ना उगाए। इसलिए मैंने 2018 से मशरूम फार्मिंग शुरू किया और कुछ भी मैं केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ। और ये जो मशरूम है ये हाईली न्यूट्रिशियस है। अभी हम फोकस कर रहे हैं क्वालिटी मशरूम के वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो इसके लिए फार्मिंग के ऊपर और ट्रेनिंग के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं और मार्केटिंग के लिए फ्रेंचाइजीज के लिए। आप लोग हमें आपकी कहानी बताइए, मशरूम फार्मिंग का आइडिया कैसे आया, कैसे शुरू किया उसको और कैसे बढ़ाया, बताइए हमको। थैंक यू सर। मेरा नाम तृप्ति भूषण दकाते है। मैं क्वालिटी मशरूम फार्म की फाउंडर हूँ और ये मेरी बिजनेस पार्टनर है। नमस्कार, मैं स्वाति कुलकर्णी। मैं तृप्ति के साथ काम करती हूँ। हम दोनों और हमारा और एक पार्टनर है, हम तीनों मिलाकर महिला ही हैं सब। ये फार्म की तरफ देखते हैं और उसके बाय प्रोडक्ट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स की तरफ देखते हैं। मशरूम का फार्म है ये 2018 में शुरू किया। शुरू में मैं 5 साल प्रोफेसर थी नागपुर यूनिवर्सिटी से। मैं गोल्ड मेडल एमएससी में मुझे गोल्ड मेडल मिला था। क्या बात। मेरा खुद का एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और बॉटनी हुआ है। फिर 5 साल प्रोफेसर होने के बाद 2 साल मैंने रिसर्च लैब में वर्क किया, मशरूम में रिसर्च वर्क किया। फिर बाद में मैंने मशरूम का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया। और मैं जो खेती करती हूँ मशरूम की पूरी नेचुरल फार्मिंग करती हूँ, कोई भी मैं केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ। और हमारे पास ऑयस्टर मशरूम, शिटाके मशरूम, लॉयंस मेन मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम, मिल्की मशरूम, ये सब मशरूम हम उगाते हैं। और हम वर्कशॉप भी लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया से हमारे यहाँ पे मशरूम फार्मिंग के लिए लोग आते हैं। और मेरी सक्सेस स्टोरी ये है कि अभी रिसेंटली एक महाराष्ट्र में परभनी में संजय शिंदे नाम के जो है, तो उन्होंने मशरूम फार्मिंग शुरू किया है। तो उनको पैर नहीं है, वो हाथ पे चलते हैं और वो मुझसे इंस्पायर होके अभी खुद का वो फार्मिंग कर रहे हैं। ये मेरी सक्सेस स्टोरी है। तृप्ति जी, 2 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्टेज पे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बिजनेस में कदम रखा। यहाँ तो कोई फिक्स टाइमिंग होती नहीं है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कभी सिर्फ धंधे में अगर 100% टाइम लगाएंगे तो परिवार टूट जाता है। नहीं, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन तृप्ति के हस्बैंड ने भी उसको बहुत सपोर्ट किया और मेरे फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ तृप्ति के साथ, तो पूरा दिन मुझे इधर उधर घूमना पड़ता है। तो मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत सपोर्टिव है। वो उसने हेल्प किया, इसलिए मैं आगे बढ़ पाई। तो शुरू में मुझे भी अपोज हुआ। मेरे ससुराल में मैं पहली डॉटर इन लॉ हूँ कि जो बिज़नेस में उतरी हूँ, इसलिए सबका अपोज था। फिर भी मुझे करना था क्योंकि ये एक अच्छा काम है। जैसे मशरूम ये हाईली न्यूट्रिशियस है और मुझे नेचुरल फार्मिंग ही करना था। अभी 1 महीने में कितना प्रोडक्ट होता है? 1 महीने का कितना निकलता है? 1 महीने में हमारा 3 टन मशरूम निकलता है। कितना? 3 टन मशरूम निकलता है, फ्रेश मशरूम। रोज का हमारा 100 kg फ्रेश मशरूम निकलता है। 10 kg से स्टार्ट किया, अभी 100 kg तक पहुंच गए हम। अभी तक आज तक आपने 3 टन पे आ गए आप लोग, लेकिन वो नंबर के अलावा अगर आपका कौन सा बड़ा अचीवमेंट है जिससे आप बहुत प्राउड फील करते हो, वो क्या है? प्राउड फील यानी जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाई की तो उधर मुझे स्पीकर करके बुलाते हैं। क्या बात। और यानी एमएससी जहाँ पे हुआ मेरा, उधर भी मुझे स्पीकर करके बुलाया। और सिम्बोसिस जैसे इंस्टीट्यूट में मेरा 1 बार नहीं 5 बार मेरा यानी गेस्ट लेक्चर हुआ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये 3 टन आपने जो बोला नंबर, तो पैसे में कैसे समझूं मैं इसको? कितना हो गया होगा 3 टन का? अगर महीने का कितना पैसा कमाते हैं आप लोग? मैंने कहा हम 3-3.5 लाख वगैरह ऐसा कमाते हैं। आपका प्रॉफिट निकल जाता है? प्रॉफिट निकल जाता है। क्या बात। यस, प्रॉफिट निकल के ये पूरा मिलता है। फिर तीनों में बटता होगा आप में। आप 3 देवियां लग रही हो मुझको बिजनेस की। नहीं, एक्चुअली हम क्या है ना, हम कोर्सेज लेते हैं, शॉर्ट कोर्सेज, लॉन्ग कोर्सेज, और महिलाओं को सिखाना और उनको ये अवेयरनेस बढ़ा रहे हो हमारा गोल है। अच्छा और आगे ये करना चाहते हैं कि हर एक गांव में हमारा मशरूम, खुद का क्वालिटी मशरूम का एक अच्छा सा खेत हो और उसमें महिलाएं काम करती। तो आपका सिर्फ सेल्स टर्नओवर नहीं, आपका बहुत बड़ा सोशल सर्विस भी है। हाँ, बहुत बढ़िया काम। स्वाति जी, तृप्ति जी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कहानी
सुनकर देखकर बहुत अच्छा लगा और आप इसी तरह आगे बढ़ते जाइए। मशरूम को देश के कोने कोने में फैला के न्यूट्रिशन का भी जो प्रॉब्लम है उसका भी सलूशन आप निकाल रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे आने का और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत धन्यवाद। Thank you. बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मशरूम उद्योग के लिए छोटे पैमाने पर 10,000 से 50,000 रुपए तक का निवेश दरकार। अगर आप 100 स्क्वायर फुट क्षेत्र में खेती से शुरुआत करते हैं तो सालाना 1 से 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। भारत में 3 किस्म के मशरूम की खेती, बटन मशरूम, स्ट्रॉ मशरूम और ऑयस्टर मशरूम। चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं और मिलवाते हैं आपको हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से। पटना से आए हैं, ये एक टीचर हैं और देश में काफी बदलाव ला रहे हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं शैलेंद्र कुमार झा जी से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका शैलेंद्र जी। तो आपकी कहानी बताइए हम सबको। सर, मैं एस.के. झा, मैं एक शिक्षक हूँ। हिंदी भाषी क्षेत्र में मेरी किताबें पढ़ी जा रही है। सामान्य विज्ञान और ट्रेड की लगभग 6.5 लाख बच्चे यूट्यूब से जुड़कर फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं और 3 लाख बच्चे पेड कोर्सेज में एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बात है। और अभी रिसेंटली गंगा घाट वाला जो टेस्ट वायरल हुआ था तो वो सर मैं ही लेता हूँ। गंगा घाट पे लगभग 15,000 बच्चे आते हैं और लगभग सारे नेशनल मीडिया ने उसको कवर किया और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको पढ़ाने का काम वहाँ करता हूँ, टेस्ट लेने का काम करता हूँ। तो आप बताइए, आप फिजिक्स में दिलचस्पी शुरू से थी आपको? कैसे दिलचस्पी आई फिजिक्स में आपको? सर, सबसे पहले तो मैं बता दूं सर, मैं कभी स्कूल नहीं गया अपने जीवन में, लेकिन अच्छा। मैं आज शिक्षक हूँ। अच्छा, ये मैंने कैसे? जीवन में कभी स्कूलिंग नहीं की। मैं कभी स्कूल जाता ही नहीं था। मैं वहाँ से क्रिकेट खेलने, मूवीज़ देखने या फिर अन्य स्कूल में भर्ती हुई थी लेकिन हाँ, आप? स्कूल में हमारी भर्ती हुई थी, लेकिन मैं कभी स्कूल नहीं गया था। मैंने क्लास 10th से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मेरे पापा एक मैकेनिक हैं और पापा के पास एक मशीन हुआ करता था, इंटरनल कंबशन इंजन उस टाइम में। तो मैं पापा के साथ हमेशा हाथ बटाया करता था। तो वहाँ से मशीनों के बारे में थोड़ा बहुत सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें हिट वहाँ देखने को मिला, वहाँ मैकेनिकल फोर्सेस देखने को मिले। तो बहुत सारी चीज़ें हमको वहाँ से देखने को मिली और पापा के साथ पापा वेल्डिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें करते थे। तो मेरा इंजीनियरिंग की तरफ एक मूव बन गया। तो फिर इंजीनियरिंग में मतलब फिजिक्स कहते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए हम लोगों ने वहाँ से फिर कदम बढ़ाया और बहुत आसानी से हम सीख गए। आप समाज सुधारक भी हैं, आप फिजिक्स के टीचर भी हैं। बिहार एक प्रदेश अनफॉर्चुनेटली बैकवर्ड स्टेट माना जाता है, स्टेट ऑफ इनर्शिया में मान लीजिए उसको। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आप अप्लाई करेंगे, स्टेट ऑफ इनर्शिया से स्टेट ऑफ मोशन को अगर आप बिहार को लाना चाहेंगे तो कैसे करेंगे समाज सुधारक के तौर पर? सर, बहुत आसानी से आ जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, दैट्स द सेकंड लॉ। और वो है आप हैं एक्सटर्नल फोर्स? यस सर, हम जैसे लोग हैं, हम नहीं हैं सर, हम आनंद सर जैसे लोग और अन्य लोग जो बिहार में अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स बनेंगे सर। और इस रेस्ट को हम लोग मोशन में बदलने की कोशिश करेंगे। कहते हैं सर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक मेरा सवाल आपकी कोचिंग के बारे में है कि आपने कहा लाखों बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं। 6 लाख लोग अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें से कितनों को मिलेगा? 500, 1000, 1500 को जॉब मिल जाएगी, अपने मनचाही जॉब। तो बाकियों के लिए आपका क्या संदेश है और किस तरह से आप उनको भी एक तरह से प्रोत्साहन दे मोटिवेट सकते करते हैं? इस प्लेटफॉर्म के एक द्वारा? हमारे गुरुजी थे प्रोफेसर बी प्रधान, IIT खड़गपुर के थे। उनसे एक बार इसी मुद्दे पे मेरी बात हुई। वो एक लाइन हमको चिपका दिए और शायद आज तक हम चिपका के उसको रखे हुए हैं। उनका एक लाइन था, झाजी, रीडिंग इज नॉट अ लर्निंग ऑफ फैक्ट, इट्स अ ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन। फिर से बताइए। रीडिंग इज नॉट अ लर्निंग ऑफ फैक्ट, इट्स अ ट्रेनिंग ऑफ ब्रेन। हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो फैक्ट को सीखना नहीं है, ब्रेन को ट्रेंड करना है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, हम एक बार सर एक शिक्षक थे हमारे गुरुजी, उनसे हम पूछे कि सर ये साइन A + B = साइन A × cos B + cos A × साइन B ऑलरेडी प्रूफ्ड है, हम लोग क्यों बार बार इसको प्रूफ करने में बच्चों को परेशान कर रहे हैं? ये 10 नंबर का आएगा और प्रूफ हो नहीं पाता है। और इसी कारण से मैं इंटर में 3rd डिवीजन से पास हुआ। तो मेरा ये सवाल था, मैं पहली बार जब सर इंटर का एग्जाम दिया तो मैं 3rd डिवीजन से पास हुआ, इसलिए कि मैं 1/v + 1/u = 1/f को प्रूफ नहीं कर पाया। तो मैं जब गुरुजी के पास गया कि गुरुजी ये क्यों करते हैं हम लोग, ऑलरेडी ये प्रूफ्ड है, हमको उसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल दे दो, हम बना लेंगे। बड़ा अच्छा सा लाइन उन्होंने कहा,
और उनका आज भी मेरे मन में वो चीज़ें बसी हुई हैं। उनका कहना था कि झा जी 1/v+1/u=1/f आपका टारगेट है, चलना हमने आपको सिखा दिया, फिर भी आप चल पा रहे हो कि नहीं, इसी की टेस्टिंग करते हैं हम उसके द्वारा। आज तक शुरू से लेके अब तक कितने बच्चों को आपने पढ़ाया है और जिनकी जिंदगी आपने सुधार दी है? क्या नंबर होगा वो? 15,000। अच्छा शैलेंद्र जी, मुझे बताइए, बिहार से मैं जब भी बातें सुनता हूँ तो आनंद सर आते हैं, आप आते हैं, एक और अच्छे टीचर आए थे पटना से, तो कोई एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन या आत्मनिर्भर व्यक्ति की पहचान क्यों नहीं निकलती बिहार से? वहाँ सर कुछ बातें हैं, जब आप ग्राउंड लेवल पे हम लोग चलते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वहाँ हम लोगों को सक्सेस करने से रोक रही है। जैसे अगर सर, सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ सर गरीबी बहुत ज़्यादा है। हम लोगों के पास गरीबी, अगर हम थोड़ा सा बगल भी करते हैं, हम लोग स्किल्ड नहीं हैं सर, हम लोग अनस्किल्ड हैं, हमारे पास स्किल नहीं है। अगर हमारे पास स्किल आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं लगभग एक ट्रेनिंग सेंटर खोला हूँ जिसमें मैं लड़कियों को ट्रेंड करता हूँ। वो लड़कियाँ जो या तो दिव्यांग हैं या वो लड़कियाँ जो जिनको समाज में इसलिए इज्जत नहीं मिल रहा है क्योंकि वो देखने में अच्छी नहीं है, तो वो लोग, उन लोगों का एकमात्र उम्मीद है गवर्नमेंट जॉब, तभी जाके उनको समाज में रिस्पेक्ट मिल पाएगा। और हमने उनको 10 दिन का एक वर्कशॉप लगाते हैं, जब भी हमारा 2-3 महीने पे एक प्रोग्राम करते हैं, और लगभग 250 लोग अभी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। और 10 दिन का एक वर्कशॉप लगा के हम उनको ट्रेंड करते हैं, और ट्रेंड करने के बाद वो काम कर लेते हैं। जिनको माउस का पावर बटन क्लिक करने नहीं आता था, आज वो बिग बूस्टर हमारा एक एप्लीकेशन है टेस्ट के लिए, उस पर वो क्वेश्चन अपलोड कर पा रही है। मतलब सर ये हुआ कि हमारा बिहार सर सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड नहीं है, इसलिए हम लोग एंटरप्रेन्योर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो सर हम लोग बहुत बड़ी क्रांति लाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं आप अपने काम का फैलाव करेंगे। इस कार्यक्रम को आप भी पूरा देखिएगा और भी एपिसोड को, उससे कुछ मंत्र लेकर स्किल्ड बच्चे बने बिहार में, इसके लिए आप लोग युवा जरूर सामने आएंगे। मेरी शुभकामनाएं ही नहीं, मेरा साथ भी आपके साथ हमेशा रहे। कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए कम से कम 60,000 से 70,000 रुपए चाहिए। भारत में कोचिंग कक्षाओं का मार्केट साइज 2022 में 3,993.45 करोड़ रुपए पहुंच सकता है। बैंकों और NBFC से इसके लिए मिलता है कर्ज। दोस्तों, हमारी आज की अगली आइकन को मंच पे बुलाने का वक्त हो चुका है। हमारी आज की जो आइकन है वो आपको ये सिखाएंगी कि कैसे बिना रेस्टोरेंट खोले भी आप अपना खुद का रेस्टोरेंट चला सकते हैं। चलिए मिलते हैं दिल्ली की मल्लिका सिंह से। नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा क्लाउड किचन बिजनेस है जिसको मैं 2019 से चला रही हूँ, पर लॉकडाउन होने की वजह से थोड़ा बंद हो गया था, पर इसको फिर से मैंने स्टार्ट किया 2021 दिसंबर से, और अभी ये ठीक चल रहा है, पर इसको बहुत आगे ले जाना है। आप सबका सपोर्ट मिले और मैं चाहती हूँ कि सबके घर में मेरे हाथ का खाना जाए। थैंक यू फ्रीडम ऐप एंड NDTV जिसने हमें एक मौका दिया कि अपनी बात आप सब तक पहुँचाऊँ और इसको और आगे बढ़ाऊँ। स्वागत है मल्लिका जी आपका। बहुत खुशी हुई है जानकर कि आप घर से ही रेस्टोरेंट चलाती हैं। अपनी कहानी सुनाइए ताकि और भी महिलाएं ऐसा करके स्वावलंबी हो पाए। हम लोग बहुत उत्सुक हैं आपकी कहानी सुनने। मेरा नाम मल्लिका सिंह है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। बेसिकली मैं रांची से हूँ। मेरे पापा वहाँ इंग्लिश के प्रोफेसर थे रांची कॉलेज में। पहले मैं टीचर थी एक स्कूल में। अच्छा लगता था बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं तो मैं उनको पढ़ाती रही हूँ। लेकिन वही था कि खाने के तरफ मेरा काफ़ी रुझान था बचपन से। बोला खाना बनाना और खाना खिलाना ये बहुत अच्छा लगता था मेरे को, मतलब तो मेरे मन में था कि मैं इससे रिलेटेड कुछ करूं। लेकिन वही था, मन में था, बस बाहर नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कैसे किसको बोलूं, कैसे होगा ये, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मतलब वो तो सुने भी नहीं, बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता है, टीचर हो, अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम लोग मतलब जॉब ही के क्षेत्र में जा सकते हैं, बिजनेस हमारे घर कोई करता नहीं, तुम कैसे करोगी। और एक दिन मैंने वो जॉब भी छोड़ दी अपनी, जो टीचर की जॉब थी।
काफ़ी घर में हंगामा हुआ। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा अच्छा सैलरी था मेरा, लेकिन था कि बस मेरे लिए था वो सैलरी। और उसके बाद मैंने कहा कि मैं अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो सबने काफ़ी विरोध किया घर में। हस्बैंड तो एकदम ही नहीं माने, कैसे तुम बिजनेस करोगी, और काफ़ी झगड़ा होता था इसके लिए। अभी रिश्ते कैसे हैं पति पत्नी दोनों में, आप दोनों में? रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन ना वो मेरे हस्बैंड इस चीज़ के खिलाफ थे। फिर ओवरकम कैसे किया? बाद में बाधा पार हो गई? फिर बाधा अभी तो थोड़ा वो समझने लगे हैं, क्योंकि अब मेरा स्मूथ हो गया बिजनेस जो है, कि अब ऑर्डर्स आते हैं। ये बताइए कि शुरू कैसे किया? पहला ऑर्डर कहाँ से आया? आपने पहला क्या ऑर्डर, डिसाइड किया कि क्या मैंने- लोग खाना चाहते हैं? जी, क्योंकि जी, जी। वैरायटी भी इतनी होती, तो कौन जी, सी जी। चीज़ लोगों को पसंद आएगी? कैसे आपने वो डिसीजन? हाँ, तो वही काफ़ी बचकानी हरकतें मैंने की। एक ना मोरल सपोर्ट चाहिए था। हाँ। मैं वो अकेले, मतलब लगता है अकेली हूँ, कैसे होगा। तो अपने बेटे को कहा कि मतलब वो लोग था कंप्यूटर में ज़्यादा वो लोग का नॉलेज है, मैं अकेले कर सकती थी, लेकिन ताकि कोई बगल में रहे मेरे और मेन्यू बनाने में मेरी हेल्प करे। तो मैंने कहा अपने बच्चे से कि बेटा आओ मेरे साथ और बताओ कि मेन्यू कैसे बनाते हैं। तो उसने मेरी मदद की। 3-4 दिन 5 दिन लग गया, और बहुत ही अजीब सा मेन्यू एक बनाया जिसमें 60-70 आइटम्स थे। ये काफ़ी ज़्यादा था। प्री ऑर्डर के बाद भी अकेली थी मैं, तो कैसे होता। तो अभी मैं देखती हूँ वो मेन्यू को, तो मुझे हंसी आती कि मैंने मतलब कैसे स्टार्ट किया ये चीज़। तो फिर उसके बाद वो बन गया। फिर व्हाट्सएप पर मैंने उसको अपने फ्रेंड्स के बीच में, फ्रेंड्स के फ्रेंड बताया कि इसको थोड़ा सा तुम इसको भेजो सबके पास और बोलो कि ऑर्डर करे मेरे से। तो ऑर्डर आ जाते थे 3-4 करके, मतलब कि जैसे रात को किसी को डिनर चाहिए अपने फैमिली के लिए। पहला ऑर्डर आया था तो आपकी फीलिंग कैसी थी और क्या बेचा था आपने पहला, कितने रुपए का पहला था? ऑर्डर मेरा आया था वो 560 रुपीज़ का। कौन सा क्या आइटम क्या था? उसमें? आइटम था उसमें एक पनीर कोफ्ता था, वो लच्छा पराठा, और एक मिक्स वेज था, एक दाल था। मैंने मार्केट रिसर्च नहीं, काफ़ी गलतियाँ की मैंने, कि मार्केट कहाँ की, किस जगह, उस जगह के लोगों को क्या पसंद है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। वालिका जी कैसा है ना, गलतियां से ही आदमी आगे जी। बढ़ता है। आज MBA चावला मैं भी, हमने भी बहुत गलतियां जी, करी। जी। अच्छा मुझे बताइए, आप क्लाउड किचन चलाती है, आप पहले एंटरप्रेन्योर अपने परिवार की, और आप कैसे जज करते हो कि इतने ऑर्डर आएंगे तो मुझे पहले से बना के रखना है, प्रिपरेशन कभी वेस्ट भी चले जाता होगा। जी जी। तो हाउ डज इट वर्क, आपका इकोनॉमी कैसे काम करता है? और आपके साथ कोई अभी सहयोगी है कि जी। अकेले ही चला रहे हैं? ये दोनों 5 कौन? लोग हैं मेरे साथ वाह। भी, 5 लोग ओके। हैं। लेकिन Helpers घर, हैं। घर पर ही आते हैं आपके? घर पे से ही सब होता घर है? से ही करें, क्योंकि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं रेंट भी दे पाऊँ कहीं। और ये सोसाइटी है मेरा, उसमें फ्लैट है मेरा, और वहाँ से भी चला रही हूँ। बहुत और दिन भर 5 वर्कर्स नहीं रहते हैं, उनको शिफ्ट वाइज है कि अच्छा। सुबह 3 रहते हैं, फिर 3 बजे वो चले जाते हैं, 3 बजे फिर 2 आते हैं, वो रात तक 11 बजे तक मेरा खुला रहता है रेस्टोरेंट। आज की स्थिति क्या है कि आपका कितना प्रॉफिट आज बन पाता डेली है? का मेरे पास वीकेंड पर 30 ऑर्डर्स तक रहते हैं, 30 ऑर्डर आते हैं। हाँ, स्विगी जोमेटो के थ्रू, और डायरेक्ट ऑर्डर भी चल रहे हैं। जैसे डेली के कभी 1-2, कभी 4 भी आते हैं, किसी दिन नहीं भी आते हैं, लेकिन स्विगी जोमेटो के थ्रू मेरा अभी आप business साथ है। में 2500 बिजनेस कर सकते हैं, किटी पार्टी कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी का हाँ, ऑर्डर ले सकते हैं, हाँ। आप छोटी तो मोटी। वो डायरेक्ट ऑर्डर मेरे पास वो भी आते हैं, क्योंकि अब लोग जानने लगे हैं। आपका खुद का इंस्टाग्राम पेज या कुछ जी, जी। कार्ड वगैरह है? कार्ड तो नहीं है, इंस्टाग्राम पेज है और फेसबुक पेज। अच्छा मैं आपको छोटी सी कहानी और बताता हूँ। मैंने जब चाय का ठेला चालू किया था, मेरे खुद के हाथों से मैंने 10,000 विजिटिंग कार्ड लोगों को व्यक्तिगत रूप से बांटे थे। जी जी आप जी। यही काम कीजिए कि एटलीस्ट 1000 विजिटिंग कार्ड छापिए, सोसाइटी में सबको दीजिए, जी। सोसाइटी के बाहर दीजिए, सिक्योरिटी गार्ड को दीजिए। इस हिसाब से आप मार्केटिंग चालू कीजिए, और लोग आपके पास नहीं आएंगे, ये आप समझो। आप लोगों के पास जाइए। जी। आपकी कहानी मेरी जैसी कहानी, मुझे भी समझ नहीं आता था कि चाय का ठेला कैसे शुरू किया जाता है। तो ये छोटे छोटे चीज करके आप अपना बिजनेस 5 गुना 10 गुना बढ़ा सकते हैं। 30 ऑर्डर मतलब दिन के आप 15-20 हज़ार के तो बिजनेस कर ही रही होंगी आप मेरे जी ख्याल से। नहीं, 15-20 हज़ार तो नहीं, हाँ मतलब 5 से 6 हज़ार। लेकिन आपको मार्केट की समझ आ गई है? जी, थोड़ा मैंने अब समझा है समय के साथ, वो ठोकर खाते 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 चलिए। वाह, बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सक्सीड करें और बहुत बड़ा बनाएं मल्लिका किचन को। थैंक यू सो मच। मुझे बस यही अच्छा लग रहा है कि जो मल्लिका किचन मेरे अंदर चलता था, मैं रोती थी बैठकर अकेले में कि मेरे अंदर तो है पर ये बाहर कैसे आया, कैसे लोग को बताऊं। आज मैं इतने बड़े मंच पर आके आप सबके बीच में बता पा रही हूँ, इससे अच्छा और मेरे लिए बाहर कुछ नहीं आ होगा। गया है और बढ़ता रहेगा, आप जी। ये मान के चलिए। तो मेरे लिए बहुत ही मतलब इमोशनल मोमेंट है ये। नहीं आप घबराइए मत। और जो व्यक्ति आपको बस में मिले, कार में मिले, रोड पे मिले, आपके शिक्षक जिसको आप पढ़ाते थे, उनके पिताजियों से बात करके अपना कार्ड दीजिए और गर्व से कहिए मेरा नाम मल्लिका है, मैं क्लाउड किचन चलाती हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ। आप घबराइए मत, घबराओगे तो धंधा नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। बहुत नमस्कार। अच्छा लग रहा है आप लोग। Thank you. थैंक यू सो मच।
2020 में वैश्विक क्लाउड किचन बाजार 2,940 करोड़ रुपए का आंका गया। क्लाउड किचन के लिए शुरुआती निवेश 25,000 से 40,000 रुपए तक का। क्लाउड किचन से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं, वहां बैठकर खाने की सुविधा नहीं। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट आइकन ऑफ भारत से। अब ऐसा कौन नहीं है जिसे भाई रेसलिंग में इंटरेस्ट ना हो, ऐसा कौन नहीं है जिसे बॉडी ना बनानी हो। आजकल के यंगस्टर्स से पूछिए, उन्हें सिर्फ बॉडी बनानी है और इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर्स डालनी है। हमारे अगले आइकन जो है वो फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं और आज वो हमें सिखाएंगे कि कैसे आप एक सक्सेसफुल फिटनेस सेंटर बिजनेस को रन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं विनोद कुमार जी से। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं 94 से अपना जिम का व्यवसाय कर रहा हूँ और सभी लोगों से मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है। काफ़ी लोगों को मैंने मेडिकली फिट किया हुआ है और दिल्ली में, साउथ दिल्ली में मेरा जिम है गुलमोहर पार्क के अंदर, जो काफ़ी लोगों को आने में इजी होता है और काफ़ी पॉपुलर है। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आइकॉन्स ऑफ भारत में। आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं और कितना बड़ा आपका व्यापार है, बताइए हम सबको। जी, मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। मेरा जिम गुलमोहर क्लब के अंदर है, जो न्यू दिल्ली के अंदर है, जय फिटनेस पॉइंट के नाम से। मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की है, काफ़ी सारे जिम के कोर्सेज़ किए और उसके बाद मेरा फर्स्ट जो ट्रेनर था उन्होंने मेरे साथ काफ़ी मेहनत की है, उन्होंने मेरे को जॉब भी दिलाई। उसके बाद मैंने काफ़ी सालों तक इसमें प्रैक्टिस की, कॉन्टेस्ट जीते मैंने, मिस्टर दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, मिस्टर इंडिया। उसके बाद मैंने, ये मेरी हॉबीज़ बन गई, मेरी इच्छा जागी कि मैं इसको एक बिजनेस, अपना स्टूडियो बनाऊँ एक दिन। विनोद जी बताइए, आजकल हम जिम में जाते हैं तो बहुत सारी मशीनें होती हैं जो काफ़ी महंगी लगती हैं, तो उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, या फिर सिर्फ छोटे स्केल पे अगर जैसे आपने शुरू किया जब, तो कहाँ से आपको वो पैसे मिले, या फिर धीरे धीरे आपने उसे बड़ा किया? कैसे आज कोई जिम शुरू करना चाहे तो उसकी कैसी थिंकिंग होनी चाहिए? मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट किया था। मैंने जॉब किया, पैसे इकट्ठे किए और मेरी जर्नी बड़ी ही बेचैनी रही, क्योंकि मेरे पास फाइनेंस नहीं था। घर वालों को लगता था कि जिम का जो बिज़नेस है वो कोई बिज़नेस नहीं होता है। उसके बाद मैंने 8-9 साल काफ़ी मेहनत की है। मैंने जिम ट्रेनर की जॉब की है काफ़ी जिमों में आकर के। उसके बाद मैंने बाउंसर की नौकरी भी की है। पैसे इकट्ठे किए है। उसके बाद भी मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हो पाए थे, फिर मैंने बैंक से भी लोन लिया है। तो तब जाकर के आपका जो था उसे आपने मतलब कायम रखा, चाहे उस समय आपके पास पैसे नहीं थे, लेकिन हार नहीं मानी कि इकट्ठे करके मैं शुरू करूंगा जरूर। जी मैम। विनोद जी, आप कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं फिटनेस के लिए? कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली बॉडी बनाने के मूड में होते हैं, यंग लोग होते हैं, स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं, वो तो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन आम जनता जो होती है अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखती है, हेल्थ का ख्याल नहीं रखती। क्या आप उन लोगों से भी उनके पास भी आपकी पहुंच है? सर, ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हमारी ज़्यादा होती है एक्चुअली। ऑनलाइन भी हमारी हम मार्केटिंग करते हैं। काफ़ी लोग हैं जो जिम आना तो चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि जिम में जाकर के बहुत सारी मेहनत करनी होगी, काफ़ी सारी मशीन्स में एक्सरसाइज करनी होगी। कोविड के टाइम तो जिम वालों की हालत खराब हो गई। सरकार लॉकडाउन में सबसे पहले जिम बंद कर देती थी। उसको, उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया? सर, हमने काफ़ी स्ट्रगल किया कोविड के बीच में भी। हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, बट हमारा इनकम नहीं हो पाया था उसमें। छोटे शहरों में कोई बेचारा उद्यमी खोलता है जिम, तो उसको कैसे प्रॉफिट में लाया जाए? स्टार्टिंग में सर उसको आप 0 लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कीजिए। 40-50 हज़ार रुपये में भी आप जिम बना सकते हो। लेकिन चैलेंज क्या होता है कि बड़ा बड़ा ब्रांड है, वो बेचारा 40 हज़ार का, 50 हज़ार का सामान लेके बैठा हुआ है और उधर 40 लाख का सामान है। तो क्या उसमें खासियत होना चाहिए कि छोटा जिम में भी ग्राहक अट्रैक्ट के लिए सर जिम का जो ट्रेनर होता है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। उसकी ट्रेनिंग से इतना प्रभाव हो स्टूडेंट कि लोग उसी के पास आए। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत 5 स्टार जिम के अंदर ही जाए। अगर उसको अच्छा टीचर मिलेगा वो वहीं पे जाएगा, चाहे वो झोपड़ी में क्यों ना हो। जैसा मैं हॉस्पिटल्स में डॉक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉलेज और स्कूल में टीचर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जिम में ट्रेनर का बहुत इज्जत होता है कि उससे रिलेशन होता है बंदे का। जी।
तो अभी हाउ बिग इज योर बिजनेस, कितने लोग आपके यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं, आप कितना पैसा कमाते हैं, कुछ बता पाएंगे जनता को? जी जी बिल्कुल बता पाऊँगा। अभी एट प्रेजेंट में मेरे पास 500 से 600 लोग डेली आते हैं रूटीन में, और मेरा बिजनेस जो है 8 से 10 लाख रुपए का बिजनेस है महीने का। जी। अभी मैं काफ़ी अच्छे लेवल पे हूँ, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था मुश्किल से मेरे पास 20 से 30 हज़ार रुपये भी नहीं कमा पाता था मैं। पुशअप्स कैसे करते दिखा दीजिए, आप कितने कर लेते हैं? जी सर बिल्कुल। आप कितने कर लेते हैं? सर अभी तो आउट ऑफ प्रैक्टिस है, बट अभी भी जितना भी हो पाएगा कर लेते हैं अभी भी। 50 हो जाते हैं? नहीं 50 तो अभी नहीं कर पाऊंगा, आउट ऑफ प्रैक्टिस है, अराउंड 20 तो कर ही लेंगे आराम से। अब इनके साथ एक डेमो कर लीजिए। प्रफुल्ल जी आइए। मेरे को तो पुशअप मैं 5-7 कर सकता हूँ। कोई गिनिए एक आदमी। 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15। आनंद जी नंबर 1 पर। 22 29 30 31 33 34 Very good. 45 46 47 48 50 अर्धशतक बचा। सुपर 50। क्या बात है आनंद सर, अरे मजा आ गया। चलिए थैंक यू विनोद जी, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद आपका, आपने हमसे पुशअप करा दी। भारत में करीब 20,000 जिम है। इनमें स्थानीय व्यायाम केंद्रों से लेकर देश भर में मौजूद चेन शामिल है। जिम शुरू करने के लिए साजो सामान की लागत करीब 5 लाख रुपए। फिटनेस स्टूडियो शुरू करने के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत कारोबार के लिए कर्ज मिलता है। अगर आप भी विनोद जी से सीखना चाहते हैं कि कैसे एक सक्सेसफुल फिटनेस सेंटर चलाया जाए, तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें और कोर्स करके सीखें। लेकिन अगर आप अपनी कहानी इस मंच पे सुनाना चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के अपने आप को फ्रीडम ऐप पे रजिस्टर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली आइकन ऑफ भारत जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम करती हैं। उन्होंने अपनी हॉबी को एक बिजनेस में तब्दील कर दिया। अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ जयपुर से आई रमन परनामी जी से। मैं रमन परनामी जयपुर से हैंडीक्राफ्ट बिज़नेस करती हूँ और मैं 8 क्लास से ये बिज़नेस कर रही हूँ। मुश्किलें भी मेरे पास बहुत आई क्योंकि अर्निंग सोर्स नहीं था, सामान लेने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। अच्छा अर्न होने लगा उस चीज़ से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा इसको अब प्रोफेशनली बनाने के लिए मुझे और लोग इन्वॉल्व करने पड़ेंगे इसके अंदर। मैंने इसमें और लोगों को इन्वॉल्व किया जिनको इंटरेस्ट था, और आज की डेट में मतलब 20 तो लेबर ही है जो कर रही है ये वर्क मेरे साथ, और बाकी घर में भी ले जाते हैं। और ये प्रोफेशन काफ़ी आगे तक जा सकता है अगर इसको हर हाउसवाइफ करना चाहे तो। नमस्कार रमन जी, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप राजस्थान से हैं, मेरे पूर्वज भी राजस्थान से हैं, तो ज़रा बताएं अपनी कहानी और किस तरह से आप अलग तरीके से इस बिज़नेस को आगे लेके जा रही हैं। अगर आप राजस्थान की है तो आपको तो पता ही होगा वो राजा महाराजाओं का देश है। अब रानियों को हर चीज़ सुंदर चाहिए होती है। अब जैसे हम लोग भी छोटे होते शीशा देखते थे तो लगता था कि खाली शीशा और हम कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, क्योंकि हम भी महारानी जैसा फील लाना चाहते थे अपने में। तो दासी से महारानी तक बनने में मुझे क्या क्या करना पड़ा वो मैं बता दूंगी आपको राजस्थान में रहते हुए। क्योंकि मैं बहुत छोटे घर में थी, हम लोग के पास एक ही कमरा होता था, तो मुझे वॉल हैंगिंग्स लगा के उसको देखना, महारानी जैसा फील करना भी बहुत अच्छा लगता था। मैं लुकिंग मिरर को भी बहुत सुंदर लगाती थी, चाहे मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ पर मिरर इतना सुंदर लगता था कि मैं अपने आप को फील करती थी कि हाँ मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, क्योंकि उसमें मेरा आर्ट वर्क दिखता था। वो ही मेरे लिए मेरी सुंदरता है उन चीज़ों को। और घर में अब जैसे आप मानते हैं छोटे घरों में पेंट वगैरह उतर जाता है, अब कोई आ जाए तो आप बैठे हैं तो अपन को लग रहा है कि वो बार बार उस वॉल को देख रहा है। उसको छुपाने के लिए फिर मैंने एक और हैंगिंग बनाया। ऐसे करते करते मुझे हर अपने घर को एक महल बनाने में
अच्छा लगा तो मुझे लगा मैं जब राजस्थान में तो सबके घर ऐसे ही होने चाहिए और सब रानियों जैसा फील करे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। फीलिंग जो है वो ही मोस्ट है सबके लिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। वो फील लाने के लिए मुझे ये चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ी, तो मैंने अपने फील को ऐसे स्टार्ट किया है। तो अभी कितना बड़ा बिजनेस है आपका, पैसे कितने कमाते हो? और मैं आपका वीडियो देख रहा था तो आप अच्छे घराने से लगती हैं मुझे, क्योंकि आप अपना घर सजाना चाहती थी, वो सजाया, फिर आपने इसको बिजनेस कन्वर्ट कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए अपने बिजनेस बड़ा कितना है, कितना पैसे कमाते हैं, क्या? मैं बिलोंग करती हूँ पंजाबी फैमिली से और मेरी मैरिज हिंदू फैमिली में हुई है, कृष्ण है। तो मैं मम्मी वगैरह भी सपोर्ट करते थे, ऐसे मैं रात को कोई ना कोई चीज़ बना के सुबह तक रख देती थी। पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे और अर्निंग सोर्स के लिए तो मैं ज़ीरो थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था तब। फिर मैंने ट्यूशन स्टार्ट की क्योंकि ये चीज़ें मुझे बनानी थी, तो मुझे कुछ चाहिए था, तो मैंने ट्यूशन्स लेनी इवनिंग में स्टार्ट करी। तो मॉर्निंग में मैं उससे कुछ प्रोडक्ट्स बनाती थी और मैं उस टाइम से हूँ कि आप इजीली बाहर नहीं जा सकते थे। हम लोग मैदे से बनाते थे फेविकोल को गरम करके हिला के, मतलब जितना हार्ड पीरियड हम लोग का था ना, वो आज बहुत इजी हो गया है कि प्रोडक्शन इसीलिए बढ़ा है क्योंकि आज हर चीज़ अवेलेबल है। हम लोग को 2 दिन तो सामान कलेक्ट करने में लगता था। अभी तक आपने पैसे नहीं बताया, आपके कितना कमाते हो आप? पैसे मेरा ये है कि ना मैं ऑनलाइन भी हूँ, तो मैं 2-2.5 मंथली कर लेती हूँ। हजार लाख करोड़। लाख। अरे वाह, आप तो इतने धीमे सी आवाज में आप शर्मा रहे हैं। मुझे लगता है ये शो आपका लोग देख लेंगे तो लोग पूछेंगे पैसा दे दे, पैसा दे दे, ऐसा कुछ होगा? अरे नहीं, पैसा दे दे क्या, मैं अपनी लेबर से कुछ नहीं छुपाती, पूरा अर्निंग उनके सामने रहता है, पे स्केल उनके सामने टोटली उनके हाथ में देती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट भी वही करते हैं। ऐसा नहीं है मैं कुछ भी नहीं रखती, क्योंकि छुपाने से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। बहुत अच्छा, मैं तभी उठूंगी जब आप लोग उठेंगे। नहीं, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं और जितना अच्छा आप बोलती हैं, चीज़ों को रखती है, ये आपका एक टीचिंग स्किल भी भीतर से देखने को हमको मिला, जो आपके भीतर छिपा हुआ है। एक शिक्षक मेरे पास है जो जॉब लेने फर्स्ट टाइम आई, उसको कुछ नहीं आता था। मैंने उसको बोला मुझे सब कुछ आता है, जरूरत नहीं है तुझे कुछ आए या नहीं आए, मुझे अपने आप को क्लियर करना है, तो मुझे तेरे को बिठाना है, क्योंकि मैं अगर तेरे को सब कुछ आता होगा तो मैं और क्लियर नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि तेरे को सब कुछ आता है। इस प्रोग्राम के बाद आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ एक सवाल पूछने के लिए, पूछ ही लेता हूँ। कितनी लेडीज आपके साथ, कितने वर्कर्स काम करते हैं मेरे पास बिफोर कोरोना 25 थे, अब 15 कुछ हैं जिनको मैं घर में भी दे देती हूँ और 10 कुछ मेरे साथ बैठते हैं। अच्छा, और उसमें हाँ 25 हो गए। फिर भी मेनली सब यही है जो एजुकेटेड नहीं है और आज महारानी जैसा फील करती है मेरे आने के बाद। हालांकि मैं लेबर लगूंगी आपको वहाँ पर ये महारानियां लगेंगी, ये आप नोट कर सकते हैं लाइव आकर। आपने तो प्रोग्राम में मजा ला दिया इस शो में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार आपको ना मार्केटिंग सेल्स की तो जरूरत ही नहीं, आप तो जहाँ जाएंगे बेच के आ जाएंगे। ये भी लेबर बोलती है कि दीदी आप वर्क कम करते हो। मैं क्यों कहते 2-3 फोन तो इसीलिए आ जाते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप प्रॉब्लम ही सॉल्व करते रहते लोगों की, तो हमारे को तो देख ही नहीं रहे। मैंने कहा तुम लोग को एक्सपर्ट कर दिया, मुझे उनको भी करने दो। मैं कुछ नहीं छुपाती, क्योंकि छुपाई हुई चीजों पे मिट्टी डालते हैं। अच्छा, ये बात बताइए, बाहर आई चीजों पे नहीं डलती। वाह, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, ये बताइए कि आपको इतना अच्छा देख के, इतना तरक्की करते हुए देख के आपके हस्बैंड की क्या प्रतिक्रिया? बहुत, वो तो स्टार्टिंग से खुश है। मेरी भी लव मैरिज है। मेरी भी मतलब और किसकी है? अब बहुत लोगों की होती है। वो काउंटिंग मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी भी है। नहीं तो आप ज्यादा कमाते हैं कि वो ज्यादा कमाते हैं? नहीं, वो भी बहुत अच्छा अर्निंग है उनका, ऐसा नहीं है। बट ये है कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट फुल करते हैं। हम लोग खर्चा भी इक्वल करते हैं, ऐसा नहीं है। उनको जरूरत है तो मैं हूँ, मेरे को जरूरत है तो वो बहुत है। अच्छी बात। और बाकी फैमिली भी मेरा सपोर्टेड है, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज। आपका ब्रांड नेम क्या है? ब्रांडिंग है कोई? रमन आर्ट गैलरी। रमन आर्ट गैलरी, अपने नाम से ही, क्योंकि अपने पैरों पे ही, तो अपने नाम से। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप देश की महिलाओं को, उनके लिए कोई मैसेज है? मैसेज यही है कि आज आप इतना अच्छे से इंडिपेंडेंट हो जाओ कि आप अपने हर फैमिली के व्हाट्सएप पे नजर आओ कि ये है मेरी मम्मा। जैसे मेरी डॉटर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे 2 दिन से लगा रही है, तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि मतलब अपनी पिक्स हटा के उसने मेरी लगा रखी है। तो जो गर्व मुझे लग रहा है 2 दिन से, मैं इन लोग को भी कह रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात। ये फील मैं हर लेडी में लाना चाहती हूँ कि हर जगह उसकी फोटो दिखनी चाहिए। हम तो चाहते हैं आप बोलते ही रहे, हम इधर बैठ के हम तो जैसे आप बोलते रहो, हमारा मतलब हम चाहते नहीं, हमारा काम ही खत्म हो गया आज। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच रमन जी, आपसे मिलके बहुत मजा आया। तो ये तो एंटरटेनमेंट चैनल बन गया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर यू। ओके, थैंक यू।
2021 में वैश्विक हस्तशिल्प बाजार 68,010 करोड़ रुपए। दस्तकारी का कारोबार शुरू करने के लिए 10,000 से 30,000 रुपए की रकम चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज बहुत मुश्किल होगा ये निर्णय लेना कि कौन बनेंगे श्रेष्ठ आइकन इस एपिसोड के। जब तक हमारे जूरी मेंबर्स ये निर्णय लेते हैं, मैं आपको हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। भारतीय महिला उद्यमी यानी कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी भारत सरकार बहुत सारी स्कीम्स लाती है। इनमें से एक ऐसी स्कीम है जो किसी भी महिला को लघु उद्योग शुरू करने के लिए मदद कर सकती है। इस स्कीम का नाम है मुद्रा लोन। कोई भी महिला अगर कोई भी छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से अप्लाई कर सकती हैं। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पैसे नहीं है या सेविंग्स नहीं है तो बिजनेस कैसे होगा। अगर आप भी अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपकी किसी विषय में रुचि है लेकिन आपको नहीं पता कि उसे कैसे करें, तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर अलग अलग कोर्सेज हैं और वहाँ से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कैसे बिजनेस शुरू करना है। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे इस शो आइकन्स ऑफ भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी कहानी दुनिया को सुनाना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऐप पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए। चलिए, अब मुझे लगता है कि हमारे जूरी मेंबर्स जो हैं वो किसी एक डिसीजन पे पहुंच गए होंगे। Yes. तो बिना किसी देरी के मैं आप सबको इस मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। बताइए हमें कौन है आज के श्रेष्ठ आइकन। लीजिए, हमारी जूरी भी आ गई है, तो अब बुला लेते हैं हमारे आज के आइकन्स ऑफ भारत को इस मंच पे और जानते हैं कि कौन है आज के श्रेष्ठ आइकन। तो अब मैं गुजारिश करूंगी श्रीकांत सर से कि हमें बताएं कौन है आज के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। आज का सेशन जो था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पांचों आइकन्स जो आए उनकी कहानियां विभिन्न हैं लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक और रोमांचक हैं। हमारे लिए एक स्पेशल सेशन था जिसलिए क्योंकि 3 आइकन्स हैं जिनकी टीम्स प्योर विमेन टीम्स हैं। रमन जी, तृप्ति, स्वाति, मल्लिका जी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिन हमारे लिए इसलिए है क्योंकि बहुत कम महिलाएं हैं जो जाके अपना बिजनेस शुरू करने का हिम्मत करती हैं, आगे बढ़ती हैं। विनोद जी, झा साहब, आप दोनों के भी कहानियाँ बहुत हमें प्रेरणादायक लगी। लेकिन सब कुछ सोचने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम उनको श्रेष्ठ आइकन चुनेंगे जो पूरे देश के लिए एक मैसेज होगा कि कितनी भी दिक्कतें आएं लेकिन आप अपना बिजनेस कर सकती हैं घर बैठे बैठे। इसीलिए हमने मल्लिका जी को चुना है, मल्लिका किचन के लिए। उनकी कहानी, आपने इतने सारे रोड ब्लॉक घर पे देखे फिर भी आपने उसको ओवरकम किया। आप करती रहीं, आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। आइए। तो ये मत उसी के आस बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत आपका खुद से आइडिया है। आपको क्यों किसी महिला के आंसू बहते हैं जब उसको किसी भी तरह का सम्मान मिलता है। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि देश में बदलाव तब नहीं आएगा जब महिलाएं बदल जाएंगी, उनकी सोच बदल जाएगी। देश में बदलाव तब आएगा जब उनके साथ रहने वाले पुरुषों की भी सोच उन्हीं की तरह बदल जाएगी। चाहे आप एक बाप हैं, आप एक पति हैं या एक भाई हैं, अगर आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी कुछ करना चाहती है तो उन्हें प्रोत्साहन दे। सिर्फ ये कह देना कि तुम्हारा काम है पढ़ लिख लो थोड़ा ताकि अच्छा लड़का मिल जाए और शादी हो जाए, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि महिलाएं और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चले। अब आप भी वोट कर सकते हैं अपने फेवरेट आइकन ऑफ भारत के लिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और वोट करके हमें बताइए कि कौन है आपके हिसाब से श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। और आपके वोटों के आधार पे ये हैं पिछले एपिसोड के श्रेष्ठ आइकन। बड़े ही ज्यादा भावुक हो गए आज हम सब इस शो पर।
शायद इसीलिए क्योंकि आज हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति अपनी स्ट्रगल से गुजरकर भी सफल बन सकता है और दूसरों को प्रोत्साहन दे सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि एनडीटीवी इंडिया पर आप हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ेंगे और ऐसे ही आइकन्स ऑफ भारत को देखते रहेंगे। अगर आप भी अपनी प्रेरणा भरी कहानी इस शो पे सुनाना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने आप को रजिस्टर कीजिए। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगी कि हंगामा खड़ा करना हमारी कोशिश नहीं है, बस इतनी सी उम्मीद है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। दिस इज योर होस्ट सुगन शर्मा साइनिंग ऑफ।